अच्छा, लास्ट में हमने ये करा था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमने 3 टाइप पढ़े थे। एक वाइट वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और एक तीसरा हमारे हमने पढ़ा था यूनिट टेस्टिंग। तो पहले तो ये बताओ, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? पहले तो ये बताओ, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में डिफरेंस क्या है? व्हाइट बॉक्स एडवांटेज होगा। और कोई बोलेगा यार? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो आपके सिस्टम डिजाइन की होती है। मतलब जो आपका डिजाइन है, एक्सटर्नल डिजाइन, जो बाहर का जो लुक होता है ना, उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है? मतलब जो कंट्रोल बॉक्स है, जैसे फोन नंबर कंट्रोल बॉक्स है, उसके अंदर से नंबर जा सके, ये आपका एक्सटर्नल डिजाइन है। मतलब टेम्पलेट को डिजाइन टेस्ट कर देना। और व्हाइट बॉक्स होता है कोडिंग के अंदर जाके टेस्टिंग करना। ठीक है? तो उसको दूसरा नाम हमारा ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में बोलते हैं, कि हमारा जो एप्लीकेशन का कोड या इंटरनल लॉजिकल कोड होता है, उसको चेक करना कि इसने किस टाइप का लॉजिकल स्टेटमेंट लगाया हुआ है, कौन सी इसने कंडीशन लगाई हुई है इस काम के लिए। तो यहाँ पे देखें, कोड स्टेटमेंट एंड ब्रांचेस एंड पाथ एंड कंडीशंस। तो ये जिसका एप्लीकेशन कोड, इंटरनल लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन कोड, ये हमारे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग वो चीज होती है जो कोड के मुताबिक होती है, जो हमारी साइट का इंटरनल कोड होता है, उस पे जो टेस्टिंग होती है, उसको हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है जो एक्सटर्नल फंक्शनलिटी है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेस्टिंग करना, कि क्या रिक्वायरमेंट्स जो दी गई है उसको हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनलिटी देखना। कोड में नहीं जाना, उसका कोड की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल फंक्शनलिटी की बात कर रहा है। कि अगर हमने कोई साइट बनाई है, तो हमें ये देखना है कि क्या वो ब्राउजर कॉम्पिटेबिलिटी है, आपके हर ब्राउजर में वो चल जाएगी, हर ब्राउजर में वो रन हो सकती है। तो उसका बोलते हैं ब्राउजर कॉम्पिटेबिलिटी। तो वो हमारा एक्सटर्नल डिजाइन की बात कर रहा है। जो हमारा, वो मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी वो होती है जो आपका बाहर से आप चीज को टेस्ट करते हैं कि ये जिस काम के लिए रखा गया है, मतलब जो हमारी साइट जो है बूट स्ट्रैप हमने लगाई है, और ये बूट स्ट्रैप के दौरान पे ये रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो इस चीज को टेस्ट करना, ये हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। कि जो हम कोड में जाके चेंज नहीं कर रहे, हम सिर्फ बाहर से उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोल बना हुआ है, क्या वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है जो पूरे एप्लीकेशन का इंटरनल कोड होता है, कि इसने लॉजिक क्या लगाई है, कंडीशन क्या लगाई है, वो पूरा चेक करने के लिए हम जो है इसको चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है कि यूनिट का मतलब है हर एवरी कंट्रोल। तो हमारे पास यूनिट उस चीज को कह रहा है कि जो भी हमारा कंट्रोल हो गया, एक कंट्रोल हमारा एक यूनिट कहलाता है। मतलब कंट्रोल मतलब एक बटन है, एक बटन जो है वो पूरा एक यूनिट है, एक बटन पूरा यूनिट है। एक टेक्स्ट बॉक्स जो बनाया गया है, वो टेक्स्ट बॉक्स पूरा यूनिट है। तो इस चीज को हम यहाँ पे यूनिट बोल रहे हैं। मतलब हमारा जो बटन है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो बटन को देखना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसको हम यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, उसको ये बोल रहा है कि भाई ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है वो टेस्ट यूनिट टेस्टिंग होती है। तो यूनिट का मतलब होता है हर कंट्रोल, जो भी आपका कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल्स को चेक करता है। कंट्रोल से चेक करता है। वो कंट्रोल आपका बटन भी हो सकता है, वो कंट्रोल आपका कॉम्बो बॉक्स भी हो सकता है, वो कंट्रोल आपका हाँ। टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें, हर कंट्रोल को जाके अलग अलग से टेस्ट करना, इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर मॉड्यूल्स typically done by the programmer and not by tester, as its required detailed knowledge of internal program design and code may require developing test driver and test harness। अब ये कह रहा है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो कौन करता है, इसके अंदर वो यूनिट टेस्टिंग करता है प्रोग्रामर, टेस्टर नहीं करता। यहाँ पे ये प्रोग्रामर टेस्टिंग करता है कि जो मैंने बटन बनाया हुआ है, जो बटन का जो काम है, क्या वो बटन का काम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो चीजें जो है हम
उसको बता दें कि ये जो है वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चीजें होती है। तो वो हर कंट्रोल को जाके अलग अलग से टेस्ट करेगा, वो हम यूनिट टेस्टिंग में सीखते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस है। उसके बाद हमारे पास है इंक्रीमेंटल एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल कहते हैं या इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, मतलब बॉटम अप्रोच ऑफ टेस्टिंग, continuously testing of application and new functionalities added. Application functionality and modules should be independent enough tests separately done by programmer by a tester. जो हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो प्रोग्रामर भी टेस्ट करता है और टेस्टर भी चेक करता है, दोनों टेस्टिंग करते हैं कि नई जो फंक्शनलिटी हमने यूज करी है या नए फंक्शनलिटी या नया फीचर जो क्लाइंट ने बोला है वो हमने बनाया है, तो वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी टेस्टिंग जो है प्रोग्रामर भी करता है और टेस्टर भी करता है। दूसरा हमारे पास टेस्टिंग है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग वो होती है जो टेस्टिंग ऑफ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल टू वेरीफाई कंबाइंड फंक्शनलिटी आफ्टर इंटीग्रेशन। मॉड्यूल आर टाइपिकली कोड मॉड्यूल्स, individual application, client and server application on a network. This type of testing is especially relevant client server and distributed server. इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है आपकी सर्वर के मुताबिक, जो आपका क्लाइंट सर्वर हो गया, सर्वर साइड क्लाइंट हो गया, उसके नेटवर्क को चेक करना कि उसकी इंटीग्रेशन सही हो रही है नहीं। उसके बाद हमारे पास है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इग्नोर द इंटरनल पार्ट्स and focus on the output as per requirement, or not a black box type testing geared to functional requirement of application. फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है वो आपके इंटरनल पार्ट्स के ऊपर या उसका जो आउटपुट, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने बोली थी उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी टेस्टिंग को हम यहाँ पे फंक्शनलिटी टेस्टिंग बोल रहे हैं। उसके बाद है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग वो चीज होती है जो इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड। सिस्टम टेस्टिंग मतलब जो इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड as per requirements. Black box type testing that is based on overall requirements. Specification cover all combined parts of the system. दूसरा हमारे पास end to end testing. End to end testing मतलब similar to system testing involve testing of a complete application environment in a situation that maps real world use, such as interacting with a database, using network communication, interact with the hardware application or system if appreciate. एंड टू एंड टेस्टिंग मतलब जो यूजर आपका, एंड टू एंड टेस्टर कौन होता है? जो आपका यूजर है, जो यूजर आपके सिस्टम को यूज करेगा या एप्लीकेशन को यूज करेगा और उसका इंटरेक्ट विद डेटाबेस से कनेक्टिविटी है, नेटवर्क उसका सही चल रहा है, उसके बारे में जो टेस्टिंग होती है उसको हम एंड टू एंड टेस्टिंग बोल रहे हैं। उसके बाद है सैनिटरी टेस्टिंग। सैनिटरी टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग टू डिटरमाइन इफ अ न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन इज परफॉर्मिंग वेल इनफ टू एक्सेप्ट it for a major testing effort. If application is crashing for initial use, then system is not stable enough to further testing to build application is assigned to a fix. Sanitary testing क्या होती है? Sanitary testing ये होती है कि आपका जो आपका क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स दिए उसके हिसाब से वो चीज चेक करना है कि वो सही, उसके जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी उसको फिक्स किया है या नहीं किया। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? टेस्टिंग द एप्लीकेशन एज होल फॉर द मॉडिफिकेशन इन अ मॉड्यूलर फंक्शनलिटी difficult to cover all the system is regression testing. Typically automation tools are used in these testing types. रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारे पास एक एसक्यू के अंदर टेस्टिंग का एक टूल है, ऑटोमेशन टूल। ऑटोमेशन टूल क्या करता है? आपके हर टेस्ट को अलग अलग टेस्ट करता है। उसके बाद है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है? Normally this type of testing is done by verify if system meets the customer requirement, is customer specify requirement, user of a customer do the testing determine whether they accept our application. एक्सेप्टेशन टेस्टिंग जो होती है वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या हमने उस मुताबिक वो सॉफ्टवेयर बनाया या नहीं बनाया,
उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी एक्सेप्टेशन टेस्टिंग करते हैं। एक्सेप्टेशन टेस्टिंग हमारी पूरी क्लाइंट की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है कि वो उसने जो चीज बोली थी वो हमने बनाई या नहीं बनाई, और कस्टमर इससे सेटिस्फाई है या नहीं है। कस्टमर्स की सेटिस्फिकेशन इसके अंदर देखना कि कस्टमर इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग हमारी क्या होती है, जो हमारी लोड टेस्टिंग वो होती है जो हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग चेक सिस्टम बिहेवियर अंडर लोड, टेस्टिंग एन एप्लीकेशन अंडर हैवी लोड, such as testing the website under a range of load, what point to system response time, degrade of fails। अब यहाँ पे क्या है, लोड टेस्टिंग क्या चीज होती है। लोड टेस्टिंग ये होती है कि हमारी सपोज हमने एक साइट बनाई, उस साइट के अंदर जो हमारी साइट जब हमने डोमेन पे या किसी होस्टिंग पे हमने अपलोड कर दी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो खुलने में इतना टाइम लगा रही है कि यूजर जो है वो सब बोर हो रहा है। यूजर बोल रहा है यार ये तो खुलने में इतना टाइम लगा रही है कि बंदा वो आपकी साइट को बार बार विजिट नहीं करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, आपकी साइट पे लोड इतना बढ़ रहा है कि वो साइट लोड ही हो रही है, ओपन ही नहीं हो रही। ओपन नहीं हो रही तो यूजर आपका भाग जाएगा। तो इसका लोड का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी साइट का वेट कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी साइट लोड इतना ले रही है कि मतलब हमने एक अबाउट अस पे क्लिक कर दिया तो अबाउट अस, यहाँ गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी खुलने में इतना टाइम लगा रही है कि अगला यूजर बोला यार क्या हो रहा है, यूजर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो यूजर क्या करेगा। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, सिस्टम इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड द स्पेसिफिकेशन टू चेक हाउ एंड व्हेन इट फेल, performed under heavy load, like putting large number beyond storage capacity, complex database queries, continuously input our system database load। स्ट्रेस टेस्टिंग उसको बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो टाइप यूज करे हैं, जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, वो डेटा टाइप क्या उसकी जरूरत थी उस टाइम पे, जो इतने बड़े आपने जितने बड़े आपने डेटाबेस के लगा दिए। मतलब टाइप की बात कर रहा है। टाइप की बात ये है कि भाई कि मतलब अगर आपने फोन नंबर के लिए या आपने जस्ट रोल नंबर के लिए जो वेरिएबल बनाया हुआ है उसका टाइप आपने रख दिया डबल या लॉन्ग, या उसका टाइप आपने रख दिया लॉन्ग, और आपको पता है कि रोल नंबर का साइज ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, उसकी लेंथ ज्यादा से ज्यादा 5 होगी या 6 होगी, लेकिन आपने जानबूझ के टाइप उसका रख दिया लॉन्ग। तो लॉन्ग क्या करेगा, लॉन्ग आपकी उतनी ही साइज रिक्वायर करेगा। अब भले उतना यूज ना हो, लेकिन मेमोरी पे लोड ज्यादा आएगा। मेमोरी लोड ज्यादा इस वजह से आएगा क्योंकि आपने उसमें टाइप रखा हुआ है लॉन्ग, और लॉन्ग आपका 8 बाइट रिजर्व करता है। जब आपको लगता है कि वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होगी तो आपने उसकी टाइप इतनी बड़ी क्यों रखी। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है कि जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो टाइप हम लिख रहे हैं, वाकई उस टाइप की इसमें जरूरत है या नहीं है। सपोज टाइप की इतनी हमें जरूरत भी नहीं थी और हमने इतनी टाइप रख दी, तो उसके लिए हम तो वो भी हमारे लिए मसला होगा कि तो हमने जो टाइप रखी हुई है वो टाइप जो है वो हमें सही रखनी है। अगर हमने रोल नंबर के लिए कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो हमें पता है रोल नंबर की साइज ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, तो हम फजूल के बड़े बड़े टाइप नहीं रखें। तो इससे भी आपका जो है सिस्टम जो है लोडिंग जो है वो फेल करेगा। और दूसरा आपका डेटा क्यूरी की बात कर रहा है। क्यूरी आप मतलब एक क्यूरी जो है एक लाइन की होती है, और आपने मतलब एक एक जो आपने काम किया है वो एक लाइन से हो सकता था, लेकिन आपने उसके लिए 10 लाइन यूज कर दी, तो 10 लाइन आपकी कोड को हैवी बनाएगा। तो हैवी बनाएगा तो उससे क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस भी स्लो हो जाएगी, और उसका लोड मतलब स्टोरेज फालतू में बढ़ रहा है, डेटाबेस में ज्यादा लोड बढ़ रहा है। तो ये चीजें जो है हम देखते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या है, टर्म ऑफन यूज्ड टू इंटरचेंजेबल विथ स्ट्रेस एंड लोड। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर दोनों चीजें देखी जाती है, स्ट्रेस और लोड, क्योंकि परफॉर्मेंस पूरा डिपेंड इस पे करता है कि कितना % ज्यादा लोड ना हो,
to check whether the system meets performance requirement, user difference performance and load tools to do. उसके बाद है हमारे पास कंपैरिजन. कंपैरिजन टेस्टिंग क्या होती है? कंपैरिजन टेस्टिंग comparison of product strength and weakness with previous version and similar product. कंपेरिजन हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो साइट है, वो पहले वर्जन में क्या थी और हमने जो नया वर्जन लॉन्च किया है उसमें कितनी चीजें सिमिलर है, कौन सी चीजें डिफरेंट है, कौन सी हमारी फर्स्ट वर्जन में वीकनेस थी जिससे हमें और अपग्रेड करना है. वर्जन नए इस वजह से आते हैं क्योंकि पुराने वर्जन में यूजर को लगता है कि यार ये चीजें हो रही, काश ये चीज होती, जैसे हम फेसबुक में करते हैं ना कि यार इसमें यार ये चीज होती तो और मजा आया था. तो इससे क्या होता है, ये चीजें जो है हम फिर नए वर्जन में लाते हैं. वो कैसे पता चलता है कि यूजर को क्या चाहिए? तो उस जो हमारे पहले वर्जन में जो वीकनेस थी उसको हम सेकंड वर्जन में स्ट्रॉन्ग बनाए कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कंप्लीट प्रोडक्ट बनाए. उसके बाद हमारे पास अल्फा टेस्टिंग है. अल्फा टेस्टिंग क्या होती है? इन हाउस वर्चुअल user environment can be created for this type of testing. Testing is done at the end of development. End of development is still minor design change may be made as the result of such test. उसके बाद हमारे पास है बीटा. बीटा टेस्टिंग क्या है? बीटा टेस्टिंग ये है कि हमारे पास टेस्टिंग टाइपिकली डन बाय एंड यूजर. बीटा टेस्टिंग क्या करता है? आपके एंड यूजर्स फाइनल टेस्टिंग बिफोर रिलीजिंग और कमर्शियल पर्पस. अब बीटा टेस्टिंग कौन करता है? जो आपके यूजर हैं, जो आप, जैसे आप फेसबुक हो गया ना, फेसबुक का फर्स्ट वर्जन आया, हमने क्या किया, हमने टेस्ट किया यार बहुत अच्छा, मतलब अच्छा फीडबैक आ रहा है. तो एंड यूजर वो होते हैं जो हम खुद जो यूजर होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे या जो आपकी साइट को विजिट करेंगे, तो वो हमारे एंड यूजर होते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे इसके ऊपर. तो वो हमारा बीटा टेस्टिंग कहलाता है. अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज. What is the meaning of development in a software? Software development include all process required for preparing a software application to run and operate in a specific environment. ठीक है. अब हमारे पास सपोज बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पे एक बंदा है जो लैपटॉप से या कंप्यूटर से इन चीजों को ऑपरेट कर रहा है या इन चीजों को डेवलप कर रहा है. तो इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है. वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. लोअर कॉस्ट, सिंपली डूइंग बिजनेस विद द काउंटी, स्पीड अप की बिजनेस प्रोसेस, मेक geographic distance irrelevant, improve critical decision making, enhance public perceptions, improve employees morale and education. मतलब आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट किया जाए, क्या उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो वेल डन है या नहीं है, मतलब उनको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है. कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग रखनी चाहिए, उन एम्प्लॉयज को एजुकेट किया जाए नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक. तो हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप के अंदर वेयर फ्रेम्स, डिजाइन, टेस्ट केसेस. डेवलपमेंट के अंदर मोबाइल फ्रेमवर्क, HTML5 सपोर्टेड, डिवाइस डिटेक्शन. टेस्टिंग के अंदर डिवाइस टेस्ट, सिम्युलेटर टेस्ट, स्केलेबिलिटी टेस्ट. और डिप्लॉयमेंट के अंदर ऐप स्टोर सबमिटेड, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेटेड, डायग्नोस्टिक और रिलीज. तो ये स्टेप होते हैं हमारे हर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर. कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर बनने को आया है या कोई भी वेबसाइट बनने को आई है तो आपके ये वाले फेज जो है वो पूरे करता है. कौन से फेज? सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट देखना होता है कि हमें क्या चीज बनानी है. जो क्लाइंट ने जो चीज दी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है. मतलब जब भी हमें क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देता है या वेबसाइट बनवाने देता है तो सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि क्या वो चीज लीगल है जो चीज ये क्लाइंट बनवाना चाह रहा है. सही है. अब सपोज कोई ऐसा क्लाइंट आया जो ऐसा काम हमें दे रहा है जो लीगल नहीं है तो हम वो काम नहीं करेंगे. तो सबसे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे मतलब ये कि आप पहले वो देखो कि जो काम वो दे रहा है क्या वो पब्लिकली लीगल है. ठीक है. अगर वो लीगल है, हमारे लॉ के मुताबिक वो लीगल है,
तब हम वो काम लेंगे। सबसे पहली शर्त तो ये। उसके बाद है हमारा प्रोटोटाइप बनाना। जब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम ये चीज बनाने वाले हैं, सही है। पहला तो कॉन्सेप्ट में क्या था कि पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो प्रोडक्ट हमें बनवाई जा रही है वो लीगली, मतलब लीगल है या इलीगल है। इलीगल है तो हम उसका ऑर्डर ही नहीं लेंगे, लीगल है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो उसके बाद जब काम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब उसका डिजाइन बनाना, फिर उस डिजाइन को टेस्ट करना। फिर हमारे डेवलपमेंट फेज के अंदर आता है कि अगर सपोज कोई मोबाइल एप्लीकेशन है तो हम उसके मोबाइल डिवाइसेस चेक करते हैं। अगर कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो हम HTML5 को देखते हैं कि HTML5 सपोर्टेड है। डिवाइस डिटेक्शन, क्या हमारे पास वो डिवाइस मौजूद है। अगर एंड्रॉयड की एप्लीकेशन है तो एंड्रॉयड डिवाइस पे चलेगी, आईफोन की एप्लीकेशन है तो आईफोन, उसके लिए आईफोन डिवाइस चाहिए हमें। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती है। और टेस्टिंग के अंदर हमारे पास डिवाइस टेस्टिंग, सिम्युलेटर टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी। डिवाइस टेस्ट का मतलब है कि क्या हमारे पास, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको आईफोन आईफोन की एप्लीकेशन बनवानी है, वो एंड्रॉयड की नहीं बात कर रहा, वो आईफोन की बात कर रहा है, तो क्या आईफोन डिवाइसेस की हमारे पास जो है टेस्टिंग क्या हम करते हैं, या आईफोन के हमारे पास जो है पीसी हमारे पास मौजूद है कि हम जो है आईफोन की एप्लीकेशन कर सकें। तो सिम्युलेटर का मतलब यहाँ पर होता है, जैसे एंड्रॉयड के अंदर इम्यूलेटर होता है, मतलब जो वर्चुअल डिवाइस होता है जिसपे हमारी एप्लीकेशन टेस्ट होती है। तो हम टेस्टिंग रियल डिवाइस पे भी करते हैं और वर्चुअल डिवाइस पे भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है डिप्लॉयमेंट की बात। डिप्लॉयमेंट के स्टेज में हम क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। अगर हमारे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, भले वो आईफोन की हो या एंड्रॉयड की हो, तो उसको हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर कहते हैं या एम स्टोर कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। जब भी हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनती है तो उसकी एक एपीके फाइल होती है। एपीके फाइल के हम क्या करते हैं, वो ऐप स्टोर के अंदर हम सबमिशन करवाते हैं। ऐप स्टोर के अंदर सबमिशन करवाएंगे, उसका भी लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड होती है। उसके बाद आपकी उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को कोई भी प्ले स्टोर में जाके आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल और यूज कर सकता है, सही डाउनलोड है। कर सकता हूँ। डाउनलोड कर सकता है, रेटिंग दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो इसका मतलब वो अगर मोबाइल की एप्लीकेशन है तो वो कहाँ सबमिट करवाएगा, ऐप स्टोर या उसकी उसका प्ले स्टोर में। और एंड्रॉइड में। अगर अगर कोई वेबसाइट है तो वो कहाँ से करेगा, वो किसी डोमेन पे या होस्टिंग पे अपलोड करेगा। बात समझ आ रही है। उसके बाद यस रिलीज, सर। उसके बाद उसको रिलीज कर देना है, ठीक है। तो ऊपर वाले फेज से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गया। अब बात कर रहा है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में क्या आता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीड मेंटेनेंस टू सपोर्ट अ न्यू फीचर। हमारी मेंटेनेंस होती है, या तो कोई नया फीचर बनाना है हमें, या जो पुराना है उसके अंदर कोई फंक्शनलिटी अपग्रेडेशन करनी है, तब हम मेंटेनेंस के फेज में आते हैं। तो a software product need maintenance to support the new feature that the users want to be a change different type of functionalities of the system according to the customer demand. मेंटेनेंस तभी होती है किसी भी साइट की या किसी भी सॉफ्टवेयर की जब कस्टमर की डिमांड आए। कस्टमर ये बार बार फीडबैक दे रहा है कि यार इसमें ये चीज करो, इसमें ये चीज करो, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस फेज में जाना पड़ता है। Preventive maintenance, the type of maintenance includes modification and updation to prevent future problem of the software. जो हमारे पुराने मसले प्रॉब्लम्स थे उसके अंदर, उसको हमें कुछ अपग्रेड करके नए वर्जन के अंदर हमें उसको कंप्लीट करना है। अब मेंटेनेंस एक्टिविटी का डायग्राम है ये। मेंटेनेंस एक्टिविटी के अंदर हम पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन या ट्रैकिंग करते हैं कि कौन सी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर वीकनेस है, कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं है, इस ये फंक्शनलिटी उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह क्लाइंट की डिमांड है, या जो एंड यूजर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, एंड यूजर्स ये बोल रहे हैं इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो वो हमारी आइडेंटिफिकेशन करना या ट्रैकिंग करना। उसके बाद उस चीज को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसको डिजाइन करना, डिजाइन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट के बाद सिस्टम टेस्टिंग करना, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करना। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है क्लाइंट की, जिसके लिए हम जो चीज बना रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हम आगे काम करेंगे, अगर एक्सेप्ट हो गई तो हम डिलीवर कर देते हैं।
और मेंटेनेंस मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारी कोई चीज मेंटेनेंस के लिए आती है तो हमें वापस से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमें सारे काम दोबारा करने पड़ते। अगर कोई भी एक नया फीचर बनने को आया है तो नए फीचर के लिए हमें डेटाबेस के अंदर जाके